एक तो स्लाइड दो, हो गया ऑन? ओके, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, कि आपको सब्जेक्ट जो एक यूपीएससी में रखना है वो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। और ऑल्दो आप लोगों ने शायद सिलेक्ट कर रखा हो ऑप्शनल, किस किसने करा हुआ है ऑप्शनल बताइए। हाउ विच ऑप्शनल यू हैव सिलेक्टेड? Even if you may have selected optional or you may not have selected optional, so my lecture will help you to re-evaluate your decision. अगर आपका डिसीजन ठीक होगा तो you can feel confident कि yes it is right, and अगर कुछ उसमें फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत होगी तो you can always do it, because selection of optional is a very important thing in UPSC preparation. कई बार गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, एंड यू माइट हैव सीन कि बच्चे एक अटैम्प्ट एक ऑप्शन से दे रहे हैं, फिर दूसरा अटैम्प्ट देन दे हैपन टू चेंज द ऑप्शनल, फिर तीसरे अटैम्प्ट में फिर ऑप्शनल बदल लेते हैं। सो अगर हम राइट फ्रॉम दिस डे वन इफ़ वी कीप द ऑप्शनल विद केयर, हम थोड़ा ध्यान से ऑप्शनल को रखें तो डेफिनेटली इन इफ़ यू हैव टू गिव फर्दर अटैम्प्ट्स तो हमारा ऑप्शनल इंप्रूव होना चाहिए, रादर देन कि हर बार हम नया ऑप्शनल रख के बैठ जाएँ, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं लविश, आपका अगर नहीं सिलेक्टेड ऑप्शनल तो एक मेथड मैं दे रहा हूँ, सी आई एम गिविंग यू ए मेथड, रिमेंबर, है ना, आई एम गिविंग यू ए मेथड। मैं मेथड दे रहा हूँ आपको, आई एम नॉट टेलिंग कि आप ये ऑप्शनल रख लो, तो आप बाकी तो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को एग्जामिन करके यू विल कम आउट विद योर ओन चॉइसेस कि हाँ ये ऑप्शनल मैं रख सकता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन डिसाइड। तो बेसिकली ये यूपीएससी के स्टेज 2 के अंदर आता है ऑप्शनल, ओनली वन ऑप्शनल नाउ डे यू हैव कीप, है ना, एक ऑप्शनल आपको रखना है, एंड ऑप्शनल कैरीज 500 मार्क्स, ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स आर 750 इन मेंस, आउट ऑफ विच दिस कैरीज 500 मार्क्स, है ना। नाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 6-7 years बैक द ऑप्शनल 2 ऑप्शनल्स वी हैड टू कीप, 2 ऑप्शनल रखने पड़ते थे और ईच ऑप्शनल वाज ऑफ 600 मार्क्स, तो 2 ऑप्शनल वर ऑफ 1200 मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स वर 2000। तो पहले जो थी वेटेज ऑफ ऑप्शनल वाज 60% इन ऑप्शनल, राइट। नाउ डेज द वेटेज इज लेस देन 30%, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 29%, यू सी, ठीक है ना। तो वेटेज हैज रिड्यूस्ड इन ओवरऑल थिंग। अर्लियर जीएस यूज्ड टू बी ऑफ 600 मार्क्स आउट ऑफ 2000, बट नाउ जीएस कैरीज 1000 मार्क्स आउट ऑफ 750। तो आप लगा लीजिए कि आप 60% आपका जीएस कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में अराउंड, है ना, 60% के आसपास आपका जीएस का कंट्रीब्यूशन है, और पहले ये कंट्रीब्यूशन 30% हुआ करता था। तो जीएस का कंट्रीब्यूशन डबल हो गया, ट्रेंड इज वेरी क्लियर, इट इज इंक्रीज फ्रॉम 30% टू 60%, एंड ऑप्शनल्स कंट्रीब्यूशन हैज डिक्रीज फ्रॉम 60% टू 30%, रिवर्स हो गया एक तरह से रिलेशनशिप। तो ऑप्शनल का आपको जब सिलेक्ट करना है तो एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू कीप अ ऑप्शनल जो इट कैन गिव यू टाइम फॉर, बिकॉज टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। कल मैंने टाइम मैनेजमेंट प्लान डिस्कस किया, आपके टारगेट फिक्स हैं कि आपको ऑप्शनल तैयार करना है, जीएस करना है, सब कुछ करना है, राइट। तो आइडिया इज कि आपको ये देखना है कि मैं ऐसा ऑप्शनल रखूं पहले तो कि जो मेरी पूरी टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर फिट बैठता है। इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स। When you select an optional, it's not the question of this is the best optional or this is the worst optional. No, it's about optional which works with me. This is optional, this fits into my system. It fits into my overall system. ये आपने इशू लेके चलना है, ये आपने इशू लेके ओवरऑल चलना है, ठीक है। तो आइडिया इज कि अब देखिए इसमें कि जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल यूपीएससी ने दिए हैं, तो ऑल्दो यूपीएससी हैज जस्ट गिवन अ लिस्ट, तो मैं उसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 भागों में। एक तो आपके टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं एंड सेकंड आर जनरल ऑप्शनल, ठीक है। अब टेक्निकल ऑप्शनल कौन से हैं? दीज ऑप्शनल्स आर दोज विच कैन बी केप्ट बाय स्टूडेंट्स विद अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड, विद स्पेसिफिक बैकग्राउंड, मतलब आपकी उस विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। ये कोई कंपल्सन नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी की तरफ से। आप चाहे बॉटनी रख लो, आपने बॉटनी नहीं पढ़ी हुई, आप बॉटनी भी रख सकते हो,
बट नॉर्मली ये ऑप्शनल वो हैं जो वो बच्चे रखते हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट से, बैकग्राउंड से अपनी करी है। सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखना है तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रिकल करी है तभी तो रख पाओगे, अदरवाइज क्यों रखोगे? रख सकते हो आप, यूपीएससी मना नहीं करती है आपको, लेकिन टेक्निकली वही बच्चा रखता है जिसने वो एजुकेशनल बैकग्राउंड करी है। इसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, सॉरी इधर आएगा, इधर ज्योग्राफी आएगा, इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा, ज्योग्राफी इधर नहीं आएगा, राइट। देन हिस्ट्री भी यहाँ नहीं आएगा, ये थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे स्लाइड में एंगल रह गया, ठीक है। एंड इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर लोग रख लेते हैं, जैसे हिंदी रख लेते हैं कई लोग, है ना, और पंजाबी इन नॉर्थ रख लेते हैं, मराठी रख लेते हैं, तेलुगु रख लेते हैं, तो वो विदाउट बैकग्राउंड वाले बच्चे भी लैंग्वेजेस रख लेते हैं, तो इसको भी आप इधर ला सकते हो। और जनरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स वो लोग रखते हैं जिन्होंने उस विषय से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो करा है। नाउ सेकंड कैटेगरी आपकी आती है जनरल ऑप्शनल्स, जो कोई भी व्यक्ति रख सकता है, एनी स्टूडेंट कैन कीप हु इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग एंथ्रोपोलॉजी रख लेते हैं, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, फिलोसफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये वो सब्जेक्ट हैं जो जनरली वो बच्चे रखते हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड वो रख लेते हैं कि ये आसान है, इसकी कोचिंग अवेलेबल है, चलो ये हम रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना है, चॉइस तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में करनी है, चॉइस आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में करनी है, ठीक है ना। तो कई बार आप बड़े यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट कि ये ऑप्शनल अच्छा है, ये ऑप्शनल माड़ा है, ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये नॉन स्कोरिंग है, ब्ला 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 ब्ला, है ना। तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ दीज थिंग्स। सपोज आपने कहा मैंने ये ऑप्शनल रखना है, तो उसके 4 फेवर में बोलने वाले हो जाते हैं, 4 अगेंस्ट बोलने वाले हो जाते हैं, एंड देन यू एंड अप कंफ्यूज्ड, है ना। तो कई बार हिम्मत नहीं पड़ती खुद डिसीजन लेने की, लेकिन बेटा ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा अपने आप ही, रादर देन आस्किंग समबडी। अगर हम एक अपनी सिचुएशन समझ के, अपना मेथड लगा के, जो मेथड मैं बताऊंगा, 2-3 ऑप्शनल अपने जीरो डाउन कर लें, तब उस 2-3 ऑप्शंस पे चर्चा हो सकती है कि वेदर इनमें से आपके लिए कौन सा सूट करेगा, तब हमारा रोल आ सकता है। आप कहो सर मैंने ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं अपने लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी, तो आप मुझे थोड़ा सा इन 3 ऑप्शनल के बारे में बताएं कि मैं इसमें से कौन सा रख सकता हूँ। तो वो एक वर्बल, एक कम्युनिकेशन लेवल पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रॉपरली सिस्टम फॉलो करोगे तो अपने आप निकल आएगा ऑप्शनल, राइट। अब जब हम यात्रा आरंभ करते हैं फॉर नोइंग हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल, तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको देना चाहता हूँ जो बिल्कुल ही आपको एलिमिनेट करनी है। लाइक कोई ऐसा नहीं होता कि ये ऑप्शनल अच्छा है या बड़ा है, हर ऑप्शन से देखिए बच्चे बनते हैं। गुड और ऑप्शनल, बैड ऑप्शनल हम बनाते हैं, वी मेक इट। अगर हमारे नंबर उस ऑप्शनल में आ गए तो हमारे लिए वो गुड बन जाता है, अगर वो नंबर नहीं आए तो बैड हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है अच्छा ऑप्शनल है ये बड़ा ख़राब ऑप्शनल है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा या बुरा किसी भी चीज़ को हम खुद बनाते हैं, अपनी नज़र होती है, अपनी मेहनत है, अपनी अचीवमेंट है। तो काइंडली किसी भी ऑप्शन को ऐसा ना कहें ये ख़राब है, ये अच्छा है, अपने आप में बुरा लगता है, बड़ी अनइंटेलेक्चुअल सी बात लगती है। तो सेकंड इज कि ये द ऑप्शन इज स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग। देखिए स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, इट्स ऑल रिलेटिव, है ना। बिकॉज इन यूपीएससी इट्स नॉट दैट कि आप मैथ रखें और आपके 500 में से 500 नंबर आ जाएं, तो इससे तो स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तो मैथ ही बनेगा फिर। लेकिन क्या आपने मैथ में 500 में से 500 आते देखा है? आपने मैथ में भी 500 में से वही 350, 350 मैक्सिमम आते देखा होगा जो हर ऑप्शनल में आते हैं। आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लीजिए, बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ का है। माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 350, 336, 342, 324 इन ऑप्शनल, 324, 336, 342 तक नंबर लिए हैं। तो ये स्कोरिंग नहीं है क्या? ऐसे हिस्ट्री में भी नंबर आए हुए हैं, ऐसे मैथ में आते हैं। तो बेसिकली यूपीएससी डू फॉलोज अ मॉडरेशन सिस्टम कि वो सारे ऑप्शनल पैरिटी पे ले आती है, अदरवाइज तो सारे ही मैथमेटिक्स वाले सिलेक्ट हो जाए ना। तो देर इज नथिंग कॉल्ड स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग ऑप्शनल, ड्यू टू मॉडरेशन सिस्टम ऑफ यूपीएससी वो सारे ऑप्शनल एक पैरिटी पे ले आती है। आपको ये देखना है कि हाउ मच गुड आर यू विद इन योर ऑप्शनल। आपको अपने ऑप्शनल के अंदर अपनी जो ऑप्शनल से आपके बच्चे, सपोज 1000 स्टूडेंट्स आर गिविंग
मेंस विद योर ऑप्शनल, है ना। आपको ये देखना है कि आपका इस 1000 के अंदर कहाँ आप लोकेटेड हो, टॉप 50 में हो, टॉप 100 में हो, टॉप 200 में हो, बॉटम में हो। तो आपको अपने ऑप्शनल में अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनसे आपको बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड चीज़ है कि कोई इजी या डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती, कोई भी चीज़ इजी या डिफ़िकल्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन आसान है ये मुश्किल है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड कि भाई मेरी इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, देखो वो आपके लिए ईजी बन जाती है। नहीं तो ऐसा कहने वाले भी बच्चे देखे हैं मैंने, हिस्ट्री सर बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब हिस्ट्री में क्या मुश्किल भाई, लेकिन उनको लगता है मुश्किल बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं है ना। अब आइडिया इसकी, एक बच्चे ने मैथ्स करा, बीएससी करी, एमएससी करी मैथमेटिक्स, वो मुझसे आके कह रहा है सर मैंने मैथ नहीं रखना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है मैथ। अब जिस बच्चे ने 7 साल मैथमेटिक्स पढ़ा वो आके मुझे 7 साल बाद बोल रहा है कि सर मैंने मैथ नहीं रखना, बट इट इज़ फेयर इनफ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुश्किल लग रहा है, 7 साल पढ़ा है उसने, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उतना बैठ के नहीं पढ़ सकता। तो कोई भी सब्जेक्ट ईजी या डिफिकल्ट तब बन जाता है अगर वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि हमें पढ़ने में बोरियत होती है। वी टेक अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू स्टडी समथिंग, है ना, हम डबल टाइम ले लेते हैं तो हमारे को मुश्किल लगने लग जाता है। वो वही चीज़ अगर इंटरेस्ट से की जाए तो वो चीज़ आसान लगेगी, ठीक नहीं बात, ये बात समझ आ रही है। तो इस बात को समझ लेना, 3 बातों को आपने इस बारे में गलती नहीं करनी है आपने। तो सेकंड लास्ट थिंग, इट हेल्प्स इन जनरल स्टडीज। ये वेरी कॉमन जुमला है कि भाई आप हिस्ट्री रख लो, तो प्री में भी हिस्ट्री है, मेंस में भी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो कवर हो ही जाएगी आपकी। कोई कहेगा हम पब्लिक एड रख लो जी, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी कवर हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस वाले कहेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा, IR कवर हो जाएगा। साइकोलॉजी वाले कहेंगे हमारा एथिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा और ऐसे कवर हो जाएगा। सोशियोलॉजी वाला कहेगा कि भाई सोशल इश्यूज़ का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा आपका 100 नंबर का, और ऐसे कवर हो जाएगा, ये काम आएगा। भाई कौन सा ह्यूमैनिटीज़ का ऐसा ऑप्शनल है जिससे हेल्प नहीं मिलती। हर ऑप्शनल अपने आप को क्लेम करता है, ज्योग्राफी वाला भी क्लेम करेगा, फिलॉसफी भी क्लेम करेगा, सारे ऑप्शनल क्लेम करते हैं कि वी आर हेल्पिंग इन जनरल स्टडीज, है ना। एंड दिस मिथ इज प्रोपगेटेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु आर बेसिकली इग्नोरेंट अबाउट सिविल सर्विसेज, है ना। आपको इतना बता दूं मैं कि जो इग्नोरेंट लोग हैं वही आपको ये बात कहेंगे कि जीएस में हेल्प करता है ये ऑप्शनल। जिस बच्चे ने मेंस दे दिया उसको समझ है कि भाई मेरा कितना ऑप्शनल ने हेल्प किया। देखो सपोज अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आपके सपोज 125 नंबर का पेपर आता है, पेपर 2 में सॉरी, पॉलिटी का, ठीक है ना। अब उसमें या तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन के 3-3, 4-4 पार्ट होते हैं, लिखना ही कुछ नहीं होता जरा सा। Now when you write in general studies you have to write it differently from a journalist perspective। जब आप वही आंसर अगर उस तरह का आंसर मेंस में लिख रहे हो, ऑप्शनल में लिख रहे हो, तो आपको टेक्निकल लिखना पड़ता है ना। मैं आपको छोटा सा अपने सब्जेक्ट का एक एग्जांपल देता हूँ, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पेपर 1 में अगर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जनरल स्टडीज़ में आ गया तो मुझे बिल्कुल जनरल आंसर लिखना है कि भाई कितने ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कैसे पॉवर्टी आती है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं जनरल स्टडीज़ में ऑप्शनल में लिख रहा हूँ, आई हैव टू कोट थिंकर्स कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है पॉवर्टी का, या साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, या टेक्निकल चीज़ें, साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन, कोर कंसेप्ट्स लेने मैंने पॉवर्टी के, और बिल्कुल आंसर वो डिफरेंटली लिखा जाएगा। अगर मैं आंसर वो जनरल स्टडीज़ वाला लिख दूंगा मेरे नंबर नहीं आने ऑप्शनल में। अगर मैं ऑप्शनल वाला जीएस में लिखाऊंगा तो उन्होंने काट देना वहीं पे कि नहीं, इट इज़ नॉट द जनरल स्टडीज़ आंसर। हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस बच्चे का जो ऑप्शनल होता है उसी के सब क्वेश्चंस उसको जीएस में करने में तकलीफ होती है अगर उसने अलग से तैयारी नहीं करी। इतना आप मेरी बात समझ लो। अब नहीं समझोगे मेंस दे के समझ आ जाएगी, है ना। लेकिन समझ तो ये आनी ही है, क्योंकि ये आंखें बंद करने वाली बात है कि देखो बेटा खोल के कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस में इस तरह के, और ऑप्शनल में देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। भाई दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, दोनों के आंसर लिखने के ढंग अलग है, दोनों की इन्फॉर्मेशन सेट अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जीएस में हेल्प करता है। जनरली क्या होता है, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह दूंगा जी हिस्ट्री रख लो, देखो जी सब कुछ हो गया आपका।
अगर मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोशियोलॉजी जस्टिफाई कर दूंगा। आजकल तो यही हो रहा है, सब एथिक्स अपना छोड़ चुके हैं, भाई जैसे मार काट मची है। पर नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद देखना है खोल के पेपर। भाई कहते हैं जी पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा, भाई कितने क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल के मेंस में? 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी जनरल से। आप ऑप्शनल में उठा के देखो क्या सा आता है, और जीएस में देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने वर्ड्स के आते हैं। आपको लगेगा यार इसके लिए मैंने ऑप्शनल करना है क्या, ये तो मेरा वैसे 10 दिन में तैयार हो जाएगा और बेटर नंबर आ जाएंगे मेरे। तो इसलिए बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपको क्या करना है। चलिए आगे। अब नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी आती है कि ऑप्शन सिलेक्शन की। अब मुझे सिलेक्शन में कैसे करूं? इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारी आईटीआर स्ट्रेटजी है। आईटीआर स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले आई है, दैट इज इंटरेस्ट। जब भी देखो ऑप्शनल कोई आपने सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो देखना है कि ब्रॉडली उसको देख के, सिलेबस उसका देख के, नंबर 1 आप उसका सिलेबस देखिए अच्छे से, ठीक है ना। फिर आप उस ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा नेट पे पढ़ें। बेस्ट बेसिक सोर्सेज विकीपीडिया, कि विकीपीडिया पे उस वेट की एंट्री जाके देखें और जस्ट स्कैन करें कि इस वेट क्या करता है बेसिकली, है ना। और थर्ड फिर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के 1-2 देखें कि किस तरह के क्वेश्चन इस वेट में आते हैं। देन ओवरऑल एक फीलिंग ले कि क्या मैं इस वेट को पढ़ना चाहूँगा। देखिए इसका कोई पैरामीटर या कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये इट इज अंदर से आवाज़ है। कई बार किसी ऑप्शन को देखते ही हम कहते हैं नहीं यार ये नहीं मैं कर सकता, ये नहीं मैं कर सकता, रीज़न नहीं होता कोई। जैसे मैं कहूँ 4 तरह की वेजिटेबल हैं, बैंगन है, भिंडी है, घिया है, तोरी है, भाई मुझे कौन सी अच्छी लगती है? अब ये तो अपनी नेचर है यार, किसी को तोरी बड़ी अच्छी लगती है, किसी को भिंडी बड़ी अच्छी लगती है, किसी को बैंगन अच्छे लगते हैं, कोई कहता है बैंगन मैं खा ही नहीं सकता। अब क्यों, मैं उससे अगर पूछूं तू क्यों नहीं खा सकता, ये कोई बात बनी? नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं, टेस्ट उसका, यही फैक्टर चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडली हमने देखना है कि क्या मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तभी आगे चलना है कि हाँ रीजनेबल इंटरेस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है मेरी, तो टिक्का मार दो कि ठीक है ये रख सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए सेकेंड इज टाइम, कि कितना टाइम अवेलेबल है आपका। एवरेज प्रिपरेशन टाइम का कंसेप्ट हम लेते हैं कि अगर कोई ऑप्शन आपने रखना है तो थोड़ा सा पहले आपको ये देख लेना है कि अगर ये ऑप्शन मुझे तैयार करना है तो मुझे कितना टाइम लग जाना है ना। जैसे अगर ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन हम देखें, है ना, ज्योग्राफी को छोड़ के, तो बाकी ऑप्शन अराउंड 4 महीने, 3.5 से 4 महीने में तैयार हो सकते हैं, क्योंकि 500 नंबर का ही पेपर है, उतना ही टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी को 6 महीने लग जाते हैं, थोड़ा सा लेंथी ऑप्शनल है। वही अगर आप देखो कि आप अगर जनरल ऑप्शन, जो टेक्निकल ऑप्शनल है वो देखो, इफ़ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रॉपरली, आपने अच्छे से दिल से करी है, तो उसमें भी यही 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो टाइम ऐसा है कि डिपेंड करता है। अगर आपने टेक्निकल ऑप्शनल किया है कोई, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था आपने ग्रेजुएशन में, तो डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाएगा, यू कैन नॉट कीप दैट, वो आपको देखना है बस। तो एवरेज प्रिपरेशन टाइम देखना है और देखना है कि वेदर दिस एवरेज प्रिपरेशन टाइम फिट्स इन योर प्रिपरेशन और नॉट, फिट्स इन योर टाइम शेड्यूल और नॉट। आपने सपोज आज सपोज अक्टूबर है, अभी नवंबर आ गया, तो आपने जून में पेपर देना है, सपोज ऑप्शनल अभी तक तैयार नहीं किया आपने, अभी आपको डिसीजन लेना है कि मैंने ऑप्शनल रखना है, तो टाइम फैक्टर एक फैक्टर नहीं बन जाएगा क्या? तो आपको ऐसा ऑप्शन रखना है कि जो आप विद इन 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप एटलीस्ट 50-60% कर लो, तभी प्री देने का फायदा। लेकिन अगर आपने 2021 में देना है, 22 में देना है, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। 23 में देना है, आप और अच्छा अपना कोई भी अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है ना। फिर आपने रिवीजन टाइम का कंसेप्ट देखना है। अभी जैसे अराउंड 7 डेज का 6 डेज का टाइम मिल रहा है 1-2 साल से, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन मिले, तो आपको देख लेना है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो ऑप्शनल रिवीजन टाइम है, दे शुड बी डाउन टू 1 डे, सॉरी, एक दिन में मेरा वो रिवीजन टाइम होना चाहिए। प्रिपरेशन उस तरह से हमें प्लान करनी है। आपने ये अज्यूम करके नहीं चलना कि 6 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो ऑल्दो आपको 1 साल की पूरी डेट शीट मिल जाती है, लेकिन जो डिटेल्ड डेट शीट है वो बाद में आती है ना। चलो अब देखिए थर्ड फैक्टर इसमें रिसोर्सेज है, ITR रिसोर्सेज। क्या आपके पास उस ऑप्शनल को तैयार करने के रिसोर्सेज हैं, है ना। रिसोर्सेज में सबसे पहले आपकी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड आती है कि क्या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में वो था या नहीं था। अगर था थोड़ी हेल्प हो जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं।
देन सेकंड इज एक्सेस टू नो अबाउट स्ट्रेटेजी, क्या आपके पास है या नहीं है, स्टडी मटेरियल आपके पास है या नहीं है, असेसमेंट सिस्टम है या नहीं है, असेसमेंट सिस्टम मतलब टेस्टिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि, और साथ में यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि आपको वेबसाइट्स पे या इंटरनेट पे आपको बहुत ही सोच समझ के अपने लेक्चर चूज़ करने हैं। ये नहीं है गूगल यूट्यूब पे सर्च मारी सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल और जो एनी टॉम डिक एंड हैरी हु इज़ टेलिंग यू अबाउट द ऑप्शनल आपने वो लेक्चर सुनने लग गए। लेक्चर सुनना है ओनली ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड। बहुत हैं वेबसाइट्स में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन हैं और जो आपको ऑनेस्टली एडवाइस देते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर इंटरेस्ट। देयर आर टीचर्स, आप पहले उस टीचर की क्रेडेंशियल्स चेक कर लें कि वेदर मैं इसका लेक्चर सुन सकता हूँ, बिकॉज वेरी सेंसिटिव मैटर। वो आपको दैट पर्सन कैन एंड अप मिस गाइडिंग यू टोटली एंड टोटली डिरेलिंग योर प्रिपरेशन। आपको गलत ही ऑप्शन चूज करा देगा बंदा वो। तो आप ये क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, क्योंकि हम आपको अगर बता रहे हैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मोर देन 1400 स्टूडेंट्स हैव क्रॉस दीज हैंड्स, है ना। तो लेकिन हमें हर तरह की जो सिचुएशन है, हर तरह के ऑप्शन से हम गुजरे हुए हैं अपने आप। आप कहोगे जी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताओ, तो हम वो भी बता देंगे, क्योंकि कोई गुजरा हुआ है बच्चा, एग्रीकल्चर में गुजरे हुए हैं, जोलॉजी, बॉटनी, सब में गुजरे हुए हैं बच्चे। तो ऐसे है कि तो उससे आपको एक मैच्योर सलाह मिल जाती है। तो आपको अपने आसपास रिसोर्सेज देखना है कि क्या आप सेल्फ स्टडी करोगे। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी पड़ेंगी, या आप कोचिंग लोगे। अगर कोचिंग लोगे तो क्या आपके पास अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, क्या आपने कोचिंग में ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। तो ये रिसोर्सेज आपके पास आजकल, आई थिंक रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आप कहीं नहीं भी जा सकते, तो ऑनलाइन आप कोर्स ऑप्शनल का ले सकते हो, इजंट इट। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा एक ज़माने में था कि आपको जाना पड़ता था कि इसका टीचर देखो हैदराबाद में अवेलेबल है, इसका टीचर बेंगलोर में अवेलेबल है, इसका टीचर चंडीगढ़ में है, इसका टीचर दिल्ली में है। तो वो जाना कई बार इट वॉज अ लिमिटेशन, बट नाउ डेज दिस जोग्राफिकल बैरियर्स हैव बीन क्रॉस्ड एंड नाउ यू कैन डू द सेम कोर्स सिटिंग एट योर होम ऑल्सो। तो रिसोर्सेज की इतनी बड़ी समस्या नहीं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर आपने हर ऑप्शनल पे जो भी प्रॉबल आपके बनते हैं, जैसे इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने निकाल लिया मोटा मोटा एक लिस्ट में से कि ये 4 ऑप्शनल मेरे बनते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। अब 4 पे आप टाइम लगाओ, टाइम कितना लगेगा और रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो 4 में से हो सकता है 3 रह जाए। अब लास्ट जो आपका क्राइटेरिया है दैट इज स्टेज एनालिसिस। अब फाइनल सिलेक्शंस की बात, फाइनल ऑप्शन सिलेक्शन की बात आती है। अब जो 4 आपने सिलेक्ट करे हुए हैं, ये उनमें से देखना है कि क्या कोई ऑप्शनल ऐसा है जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इन 4 में से उसकी रहनी चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। वेरी क्लियर, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम है, उसमें ज़्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है और वो 4 में आपकी लिस्ट में है, तो आपने वो ज़रूर चूज़ करना है। जो मेरी रिकमेंडेशन है ये ना। अगर सपोज ये एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं रखना ये मैंने, ठीक है, कई बार नहीं होता कि नहीं यार मैं नहीं, बहुत हो गया, तो सेकंड में आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो इससे कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जो इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है ना, इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अगर वो चूज़ कर लिया तो ठीक है, अगर वो भी नहीं बात बनी तो थर्ड वाले पे आना है। तो फिर आपने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है जो जनरल है, जो विच कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। नाउ एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सपोज एक बच्चा कहता है मैंने लॉ कर रहा हूँ मैं, आई कैन कीप लॉ, आई कैन कीप पोल साइंस, आई कैन कीप पब्लिक एड, आई कैन कीप सोशियोलॉजी। ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो सब अगर 4 में से मैंने सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी लॉ है। मैं उस बच्चे को कहूँगा कि बेटा लॉ देख ले, तो पहले लॉ देख कि लॉ, कहता सर हाँ लॉ में कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है लॉ में, लेकिन आई एम नॉट वेरी टेक्निकली कम्पिटेंट, मैंने लॉ इतनी अच्छे से नहीं करी, मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर भी उसको कहूँगा बेटा सोच ले लॉ, अगर लॉ रख लेगा तो अपने आप तैयारी करनी पड़ेगी, डेफिनेटली कोचिंग पे रिलाई नहीं करना। बट लेकिन ये है कि लॉ अच्छे से कर लोगे तो अपने फील्ड के साथ जुड़े रहोगे, कल को जुडिशरी के पेपर देने हैं या प्रैक्टिस करनी है तो उसमें हेल्प करेगा। बच्चा कहता है नहीं ये नहीं, मेरी बात बनती नहीं, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी लॉ में, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो फिर मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे, ये पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड, ये सेकंड कैटेगरी के हैं फ्रॉम देयर ओन एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब इन दोनों में से मैं सोचूंगा पहले ये कंसिडर कर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड रिलेटेड हैं, लॉ से रिलेटेड भी हैं, और साथ में ये है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन पार्ट है। बच्चा कहता ठीक है जी मैं पॉलिटिकल साइंस रख लेता हूँ, रख लिया। कोई कहता मैं पब्लिक एड रख लेता हूँ, रख लिया। कोई कहता नहीं सर मैं ये दोनों भी नहीं रखना चाहता, मेरा इंटरेस्ट ना सोशियोलॉजी में ज़्यादा है सपोज, या हिस्ट्री में ज़्यादा है, और ये मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं। तो ऐसे एलिमिनेशन से चलना है, आप कभी मार नहीं खाओगे, यू विल नेवर बी बिट्रेड। एलिमिनेशन करके चलोगे तो कल को इन केस यू हैव केप्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शनल, आपने एक प्रोसेस के थ्रू रखा है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट डिरेल यू, क्योंकि आपने जो ऑप्शनल आपको बताया जाएगा कि ये रखते यार तुम, वो क्यों रखा है तुमने, आपको मैंने सोचा था भाई, एलिमिनेट किया है, इसको छोड़ दिया था मैंने, तभी ये रखा है ना। तो आइडिया इसकी इस तरह से आपको अपने ऑप्शनल की सिलेक्शन करनी है कि आप यू शुड नॉट बी मतलब लूजिंग कॉन्फिडेंस एट एनी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, और आपका इंटरेस्ट लूज ना करे। और पहले ही चाहे आप एक हफ्ता 15 दिन 1 महीना ज़्यादा लगा लो ऑप्शन सिलेक्शन में, लेकिन डिसाइड आपको खुद करना है। पहले ये जो 4 ऑप्शन निकालने हैं, इसमें से इस लेक्चर में से किसी से पूछना नहीं है आपने कि भाई मैं कौन से 4 रखूं। मैं इस चीज़ को बहुत नेगेटिव मानता हूं, तो आई थिंक माई स्टूडेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एटलीस्ट कार्व आउट 4 ऑप्शनल कि मेरे लिए ये 4 ठीक बैठते हैं सर, इंटरेस्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और रिजोर्स तो चलो मिल ही जाएंगे। तो 4 ऑप्शनल हैं मेरे को जो ठीक लग रहे हैं इस लिस्ट में से। अब 4 पे ये मेथड लगाना कि इन चारों में से एजुकेशनल बैकग्राउंड में से कौन सा है, क्या उसका रखने का फ़ायदा है। तो 4 में से एलिमिनेशन करनी है आपने। अगर नहीं एलिमिनेट आपसे 4 हो रहे, देन यू हैव टू टेक अवर हेल्प। मैं आपका मेंटर हूँ इस कोर्स में, है ना, फॉर योर प्रिपरेशन, तो आपने मेरी सलाह लेनी। अगर आप मेरी सलाह से सेटिस्फाइड हो तो आपको तीसरे बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरी सलाह से सेटिस्फाइड नहीं हो, देन आप किसी से सलाह लो, ठीक नहीं बात। बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। मुझे 4 डिसाइड करने हैं, खुद एलिमिनेट करना है, और इसको वेट कराना है, इसको वेरीफाई कराना है कि सर ये ठीक है। हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ठीक है बेटा, कोई चक्कर नहीं, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। नोबडी कैन चैलेंज यू, क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्टिवली सलाह देंगे, ठीक है। तो पर लेकिन कोई ऑप्शनल अच्छा नहीं होता, सर ये ऑप्शनल ठीक है, ये अच्छा है ऑप्शनल, डोंट नेवर आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन स्कोरिंग है ऑप्शनल, नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। किसी भी सीरियस टीचर से आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो उसकी नज़रों में आप गिर जाओगे। वो समझ जाएगा कि अभी बच्चा ये तैयारी शुरू करी है, इसने, इसको पता नहीं है कुछ भी यूपीएससी के बारे में। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग ऑप्शनल, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड गुड और बैड ऑप्शनल, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ईजी और डिफिकल्ट, शॉर्ट और लेंथी ऑप्शनल, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो सब कुछ आसान लगता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आसान लगता है। अब लॉ आपने 5 साल अगर लॉ पढ़ी है आपने लॉ ऑप्शनल रखा है, तो आई हैव नॉट डन लॉ, तो मेरे लिए लेंथी है। लेकिन जिसने लॉ कर रखी है अच्छे से, उसके लिए क्या लेंथी है। सारे सिलेबस पढ़ रखे हैं उसने, पूरा सिलेबस तैयार कर रखा है, 6 महीने लगा के उसको यूपीएससी लेवल के लिए अपग्रेड ही करना है, और क्या करना है। कोई ऊपर से क्वेश्चन थोड़ी उतर के आ जाएंगे, आएंगे तो सिलेबस में से ही ना। एग्जाम इज, यूपीएससी इज जस्ट एन एग्जाम, एंड एग्जाम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू प्रिपेयर वेल यू स्कोर वेल, सिंपल। बात समझने की बस ये है कि प्रिपेयर वेल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर वेल, ये समझना है आपको, ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क, यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट चेन एनी टाइम, तो आई विल आंसर इट। तो ठीक है, तो आप, ये था मेरा बेसिकली एक लेक्चर विच हेल्प्स यू टू डिसाइड योर ऑप्शंस, ठीक है। तो बताइए फिर, एनी क्वेश्चन है तो पोस्ट कर देना, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
एक बार 4 डिसाइड करो बस ऑप्शनल, आप 3 डिसाइड करो, 5 डिसाइड करो, खुल के डिसाइड करो, खुल के, डोंट हैव अ बर्डन ऑन योर माइंड, है ना। अपने आप धीरे धीरे जीरो आउट होके एक ऑप्शनल रह जाएगा, डोंट वरी, वी आर देयर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।